नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरकार द्वारा भेजी गई हजारों क्विंटल प्याज में अधिकारियों ने किया भ्रष्टाचार। बालाघाट पहुंचने से पहले ही गायब हो गई थी रेल की बोगियों से भरी प्याज। गरीबों तक पहुंचाने के नाम पर भी हुआ है प्याज में बड़ा खेल। व्यापारियों से साठगांठ कर नीलामी का किया गया लंबे समय तक इंतजार। हजारों क्विंटल प्याज बारिश से सड़ने के कारण हो गई बर्बाद। गंभीर बीमारियों के नाम पर राज्य बीमारी सहायता कोष में किया गया लाखों का भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ लिपिक ने 158 प्रकरणों में गलत एस्टीमेट बनाकर निकाले हैं लाखों रुपये। बसपा नेता की शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच में पाया दोषी। अब FIR दर्ज करने की उठी मांग। और राइस मिलर्सों के द्वारा जमा अमानक चावल के लॉट पास करने पर नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक निलंबित। राज्य आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक नरवाल ने की कार्यवाही। विदिशा और अशोकनगर जिले में भेजे गए चावल की गुणवत्ता के बाद ही सुर्खियों में आया था मामला। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में खरीदी गई प्याज में नागरिक आपूर्ति निगम के अफसर और व्यापारियों के बीच गठजोड़ ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। प्याज को अपने स्तर पर लाखों रुपये कमीशन लेकर बेचा गया। इस मामले में लगातार हो रही शिकायतों के बाद जहां प्रदेश स्तर पर कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, तो वहीं अब बालाघाट में भी प्याज को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसे स्वयं जिला कलेक्टर ने भी स्वीकार किया है। प्रदेश सरकार के द्वारा गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता प्याज उपलब्ध कराने के लिए लाखों क्विंटल प्याज भेजा गया, लेकिन जिले के जवाबदार अधिकारियों ने व्यापारियों से साठगांठ कर प्याज को गरीबों तक पहुंचने से पहले ही गायब कर दिया। लाखों करोड़ों की कीमत को लेकर लगातार मीडिया से खबरें आ रही हैं, लेकिन आज तक इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर नहीं की गई। लिहाजा प्याज के सड़ने के बाद भी कमीशन और भ्रष्टाचार का खेल जारी है। आपको बता दें कि जिले में रेलवे के माध्यम से लाखों टन प्याज भेजा गया था, लेकिन बालाघाट आने से पहले ही यह प्याज रास्ते से गायब कर अन्य प्रदेशों में भेजा गया, जिसके एवज में अधिकारियों ने शासन की मंशा के खिलाफ जाकर लाखों की रकम वसूल की है। वहीं दिखावे के लिए थोड़ी बहुत प्याज की नीलामी कर अधिकांश प्याज को भी व्यापारियों से साठगांठ कर ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन इन प्रयासों पर बारिश ने पानी फेर दिया। लिहाजा हजारों क्विंटल प्याज मंडी प्रांगण में सड़ गई है, जिसे अब सरकारी आदेश के बाद गड्ढा खोदकर नष्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में सरकार द्वारा 8 रुपये की दर से प्याज की खरीदी की गई और इसे 2 रुपये की दर से बेचने का आदेश दिया गया। इससे सरकार को प्रति किलो 6 रुपये का नुकसान तो उठाना पड़ा, लेकिन अधिकारियों ने सरकारी नुकसान के बावजूद प्याज बिक्री से लेकर नीलामी में जमकर भ्रष्टाचार किया। बालाघाट पहुंचने से पहले ही जहां हजारों मीट्रिक टन प्याज को दूसरे राज्यों में बेच दिया गया, तो वहीं बचे हुए प्याज को भी नीलामी के इंतजार में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। हालात ये हैं कि नागरिक आपूर्ति निगम के लापरवाह प्रबंधक और अधिकारियों ने नीलामी के बाद बची प्याज को राशन दुकानों तक भी नहीं पहुंचाया। परिणाम स्वरूप हजारों क्विंटल प्याज गरीबों तक पहुंचने से पहले ही मंडियों में सड़ गई, जिसे अब दोगुने खर्च पर मजदूर एवं संसाधन लगाकर नष्ट करवाया जा रहा है। प्याज के नाम पर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सार्वजनिक होने के बाद भी प्रदेश के आला अफसर एवं जिले के बड़े नेताओं की चुप्पी इस बात का इशारा करती है कि इसमें अधिकारियों से लेकर नेताओं तक को मोटा कमीशन मिला है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने इस महाघोटाले को सार्वजनिक करते हुए बताया कि 10 मालगाड़ी से प्याज बालाघाट के लिए भेजा गया, परंतु यह प्याज बालाघाट न पहुंचकर अन्य प्रदेशों में भेज दिया गया। समरीते ने इस पूरे मामले पर प्याज की दलाली में लिप्त व्यापारियों के साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। मैंने इसमें शिकायत दर्ज कराई बालाघाट में कि हमारे यहाँ से 10 मालगाड़ी प्याज लापता है, जो बालाघाट के लिए आया। सरकार का उसमें नियम है कि सरकार ने PDS के लिए प्याज भेजा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबों को 2 रुपये किलो में बांटने के लिए। फिर उसमें नियम ये था कि अगर उसके बाद भी वितरण के बाद यदि प्याज बच जाता है तो फिर उसकी नीलामी करनी है। यहाँ तो 10 मालगाड़ी प्याज आया नहीं। पहली मालगाड़ी कलकत्ता पहुंच गया, 2 मालगाड़ी रायपुर पहुंच गया, 1 मालगाड़ी हैदराबाद पहुंच गया, 1 मालगाड़ी बेंगलोर गया, 1 मालगाड़ी चेन्नई गया, 1 मालगाड़ी दिल्ली गया। रायपुर की जो मालगाड़ी वो झारखंड चली गई, जो मालगाड़ी एक है वो नागपुर में उतर गई। मेरा कहना कि इस पूरे मामले में यदि 2 रुपये किलो का प्याज आप जानते हैं कि 6-6 महीने तक गरीब लोग अपने घर में रखते हैं, खराब होता नहीं।
और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रखरखाव की गलती से आप देखो जहाँ बने वहाँ प्याज सड़ रहा है, बास कर रहा है, बदबू कर रहा है, लोग उसके खिलाफ खड़े। ये 2 रुपये किलो का प्याज 10 रुपये किलो में लोगों ने बेचा। दूसरा, इसमें ट्रकों का, जहाँ ट्रकों का परिवहन हुआ है, तो जहाँ 2000 रुपये किराया लगना चाहिए वहाँ 20,000 30,000 रुपये में किराया कर दिया। तो करीब करीब 50 करोड़ का सीधा सीधा गोलमाल है। इस मामले में कलेक्टर डीवी सिंह का कहना है कि जो मालगाड़ी जो आई थी उसके वो डिब्बे ही यहाँ बालाघाट पहुँचे नहीं। तो ये कलेक्टर की भी जिम्मेदारी है ना कि उसकी FIR कराए हो। कलेक्टर जिले का मालिक होता है, जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो FIR कराए। वहीं इस प्रकरण में कलेक्टर ने भी भ्रष्टाचार होने की पूरी संभावना जाहिर करते हुए रेक पॉइंट से पहले ही प्याज की बोगियां रास्ते से गायब होने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों को भी की गई है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राज्य बीमारी सहायता निधि में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिले में चयनित ऐसे मरीजों के इलाज में 1 से अधिक बीमारियों का एस्टीमेट बनाकर बीमारी कोष में सेंध लगाई। इसे लेकर बसपा नेता किशोर समरीते ने दोषी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। कैंसर, किडनी, हृदय जैसी अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मदद पहुंचाने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही राज्य बीमारी सहायता कोष में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस मामले में बसपा नेता किशोर समरीते की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 158 प्रकरणों में फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। समरीते ने बताया कि राज्य बीमारी सहायता के नाम पर बालाघाट जिले से सैकड़ों मरीजों का चयन कर देश एवं प्रदेश के नामचीन अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन इनमें से 158 मरीजों के प्रकरण में फर्जीवाड़ा किया गया। इस फर्जीवाड़े में स्वास्थ्य विभाग के लिपिक द्वारा बीमारी के एस्टीमेट को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया। इसी तरह न्यूनतम खर्च में होने वाले इलाज पर अधिक खर्च दिखाकर राज्य बीमारी कोष की राशि में सेंध लगाई गई। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 158 केसों में मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, मतलब जिनको इन्हें रिकॉग्नाइज किया ऑपरेशन के लिए, यहाँ से जिला चिकित्सा अधिकारी से केस बनवा के और गरीबों के नाम पे पैसा ड्रा हुआ है। करीब 158 केस है। तो जिस पर्पज़ से उनके केस बनाए गए वो ऑपरेशन हुए नहीं और हॉस्पिटलों को भुगतान कर दिया गया और उसमें कमीशन मिल गया। इस मामले की जांच हमारी शिकायत पे जिला प्रशासन ने कराई तो करीब 158 केस फर्जी पाए गए और 2 करोड़ की रिकवरी हुई। हमारा मानना है कि वो गैर जिम्मेदार सारे अधिकारी। किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है? मतलब जिन पर्पज़ से, जैसे किसी का उसने बोला कि भाई घुटना टूटा हुआ है तो घुटना का ठीक करना है, तो घुटने का एक घुटना है तो उसका 2 घुटने का कर दिया। कमर की एक वाल्व चेंज करनी है तो 2 वाल्व का कर दिया। तो ऐसा मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाते चले गए लोग हॉस्पिटल से मिलकर। जो चीज़ 30,000 में हो सकती थी उसको 1,30,000 करना है। बताया गया कि यह खुलासा बसपा नेता के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों से हुआ था। इस मामले में जिला स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों की एक टीम बनाकर जांच की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लिपिकों द्वारा किए गए फर्जीवाड़े का पता चल सका है। समरीते ने इस पूरे मामले में दोषी स्वास्थ्य कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। वहाँ का जो चिकित्सक है, जो जिम्मेदार, दूसरा एक वहाँ का जो लिपिक है जो इस तरह का काम करता था, 3-4 लोगों के नाम उसमें सामने आ रहे हैं। उसने यही सब करके करीब करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। उसकी बड़ी किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज हो और साथ में मैंने उसमें मलेरिया उन्मूलन पे भी बात की है। तो मलेरिया उन्मूलन में भी लॉन्ग डायरेक्टिव जो मच्छरदानी है 2 करोड़ की यहाँ पे परचेज़ की गई और जिस संस्था से परचेज़ की गई उसने सप्लाई नहीं किया, उसकी 2 करोड़। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर यह योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत बीमारी सहायता निधि से मदद प्राप्त करने के लिए संबंधित अस्पताल से इलाज का एस्टीमेट लाने की जरूरत नहीं थी। एस्टीमेट मांगने का काम सरकारी मशीनरी का था, लेकिन सरकारी मशीनरी ने ही इसमें गलत तरीके से एस्टीमेट तैयार कर सरकार के राज्य बीमारी सहायता कोष में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। एक अनुमान के मुताबिक जिले में राज्य बीमारी सहायता के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। किशोर समरीते की माने तो सरकार इस योजना से खास तौर पर कैंसर, हृदय ऑपरेशन, गुर्दा प्रत्यारोपण एवं ब्रेन सर्जरी के साथ स्पाइनल सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों पर अधिक खर्चा दर्शाकर बीमारी सहायता कोष का दुरुपयोग किया गया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को वितरित किए जाने वाले चावल को बिना जांच पड़ताल के जमा कराए जाने के मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक आखिरकार नप गए हैं। भ्रष्टाचार को पश्रय बनाकर विवादित कार्यशैली के चलते आए दिन सुर्खियों में रहने वाले जिला प्रबंधक एस तोमर को निगम के महाप्रबंधक ने निलंबित कर दिया है। जिले में राइस मिलर्सों के साथ साठगांठ कर बड़े पैमाने पर अमानक चावल के लॉट पास कराने वाले नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार को राज्य आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक विकास नरवाल ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बालाघाट से विदिशा एवं अशोकनगर में भेजे गए चावल में भारी मात्रा में कीड़े पाए गए थे। इसे लेकर मीडिया में आई खबरों के बाद वहां के जिला कलेक्टर ने चावल को राशन दुकानों तक पहुंचाने पर रोक लगा दी थी। वहीं चावल की घटिया क्वालिटी को लेकर नागरिक आपूर्ति निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए थे। इसी को लेकर बीते दिनों आपूर्ति निगम की राज्य स्तरीय टीम ने बालाघाट में जमा चावल के लॉट से नमूने भी लिए थे, जिसमें भी कई मिलर्सों द्वारा जमा चावल अमानक पाए जाने के बाद रिजेक्ट किया गया था। इन्हीं सब विषयों को लेकर मंगलवार को राज्य आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक ने जिला प्रबंधक एस तोमर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अशोकनगर के ट्रामा सेंटर के उद्घाटन में कथित तौर से उसे धुलवाए जाने पर भाजपा के द्वारा गत दिनों कांग्रेस के नेता सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करते हुए पुतला दहन किया गया था, जिसके खिलाफ मंगलवार को शहर कांग्रेस एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान का पुतला दहन किया गया। कांग्रेसियों के पुतला दहन आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने हनुमान चौक को छावनी में तब्दील कर रखा था, किंतु कांग्रेसियों ने पुलिस के सामने ही पुतला दहन कर दिया, जिससे रोकने का पुलिसकर्मियों ने भारी प्रयास किया, किंतु वह पुतला दहन को नहीं रोक सकी। सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि भाजपा दलितों को लेकर ऊंची राजनीति कर रही है। उन्होंने अशोकनगर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिसके लिए भाजपा हाय तौबा मचा रही है, उसकी जानकारी कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं थी, बल्कि यह सब उनके वहां पहुंचने के पहले ही हो गया था। बावजूद इसके भाजपा पब्लिसिटी पाने उसे मुद्दा बनाकर पार्टी के बड़े नेता को बदनाम करने का काम कर रही है, जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिनों दिन नीचे चलता जा रहा है, यह एक ओछी मानसिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद कुमार चौहान जी द्वारा एक भ्रामक प्रचार किया गया अशोकनगर की घटना पर। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आज की नहीं है, 125-30 साल पुरानी पार्टी है। हमने हर वर्ग के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर उनकी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, मजदूरों की लड़ाई हो, दलित वर्ग की हो, पिछड़े वर्ग की हो। हर लड़ाई में कांग्रेस ने अपना योगदान दिया है, उनकी लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर। हमारे सम्मानीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है वह निराधार है, और इस संदर्भ में उन पर नंद कुमार चौहान पर केस भी दायर कर दिया गया है। लेकिन ऐसी ओछी मानसिकता वाले नंद कुमार चौहान जी का हम लोगों ने आज यहाँ पर पुतला दहन कर एक लोगों में मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाजपा अपने लेवल को किस स्तर पर लेके जा रही है। झूठा प्रचारक करके, झूठा भ्रामक प्रचार कर लोगों में गलतफहमियां डालने का प्रचार कर रही है और सामाजिक दंगे फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। देश में जब से भाजपा सत्तासीन हुई है, तब से दलितों और कमजोर वर्गों को दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। वह अदानी और अंबानी की पार्टी बनकर रह गई है। भाजपा का दलित प्रेम महज दिखावा है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति विभाग के ब्लॉक अध्यक्ष अजय सुखदेवे ने भी महू पहुंचे प्रकाश आंबेडकर के अपमान का जिक्र करते हुए भाजपा के दलित प्रेम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश और प्रदेश के दलितों को इसका अच्छे से भान हो गया है कि भाजपा का दलित प्रेम झूठा है और वह केवल दलितों को लेकर राजनीति करती है, जिन्हें दलित वर्ग आगामी चुनावों में इसका जवाब देगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ महू में प्रकाश आंबेडकर जी की गाड़ियों को रोका गया, काले झंडे दिखाए गए, और दूसरे तरफ भाजपा सरकार दलित हितैषी मानती है, तो हम पूरे देश के दलित लोग इसका विरोध करते हैं भाजपा सरकार का। और आगे 2018-19 के चुनाव में हम दलित समाज पूरा दिखा देंगी कि हम कांग्रेस के साथ हैं। पुतला दहन आंदोलन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, अनुसूचित जनजाति विभाग अजय सुखदेवे, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष शेख अंसार, महामंत्री यतीन तिलासे सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे।
दहेज लोभी पति की प्रताड़ना से परेशान एक विवाहिता ने अपनी आंखें गंवा दी, लेकिन बेरहम पति को उसकी इस मनोदशा पर कभी भी तरस नहीं आया, बल्कि आंखों की रोशनी जाने के बाद उसे घर से निकाल दिया। लिहाजा अब विवाहिता को 3 साल की मासूम बच्ची के साथ मदद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये तस्वीर एक ऐसी महिला की है जो शादी से पहले अपनी आंखों में सब कुछ देख पाती थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद उसकी आंखों में धुंधलापन आ गया और आज पूरी तरह से आंखों की रोशनी खो चुकी है। उसकी इस परेशानी की वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि पति की प्रताड़ना है। वाराणसी निवासी रेशमा कादरी का विवाह आज से करीब 8 साल पहले गोंदिया निवासी इमरान सैयद से हुआ था, लेकिन शादी के बाद ही रेशमा को कई प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इसी बीच जब वह एक बच्ची की मां बनी तो उसने अपनी आंखें खो दी। आज रेशमा का यह हाल है कि पति की गंभीर लापरवाही के कारण वह अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ लेकर मदद के लिए दर दर भटक रही है। मंगलवार को रेशमा इसी उम्मीद में जिला प्रशासन के पास पहुंची, जहां प्रशासन ने राज्य बीमारी सहायता कोष से रेशमा को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। लेकिन पति इमरान सैयद है कि अब रेशमा को अपनाना भी नहीं चाहता है। उसके द्वारा पत्नी को छोड़ने के बाद तलाक के लिए न्यायालय में अर्जी भी लगाई गई है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आया है। रेशमा की माने तो उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार पति इमरान सैयद है, जिसने कदम कदम पर उसे प्रताड़ित कर आज घर से निकाल दिया है। कि मेरी आंखों में धुंधलापन आने लगा था, तो मैं सोची क्योंकि उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने सोची शायद कमज़ोरी की वजह से हो रहा होगा। तो मैं इस दौरान डॉक्टर के भी पास गई, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि कोई किसी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, इस दौरान ये समस्या होती है। हाँ, कि आंखों में धुंधलापन होना, अंधेरा आना कमजोरी की वजह से ये होता है। लेकिन तब भी मेरे पापा थे, तब तो मैं अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास गई नागपुर, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिए कि अभी आप प्रेग्नेंट हो, बोले हम ऐसे सिचुएशन में किसी भी तरह का कोई इलाज नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चे को साइड इफेक्ट हो सकता है। अब मेरे पास कुछ मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि 5 साल में मुझे प्रेगनेंसी मिली है, तो मैं बच्चे को बचाऊँ या अपनी आंखों के बारे में सोचूं, ये भी नहीं कर पा रही थी मैं कुछ। तो डिलीवरी के बाद चेक कराया आपने? फिर तीसरे महीने से डिलीवरी तक ये का पूरा गैप हो गया, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला मुझे। तो जो धुंधलापन था मेरा वो धीरे धीरे करके डार्क हो गया, तो एकदम वो जो डार्क हुआ तो अभी तक वो वैसा ही है। और हुआ ये कि अब मेरे कोई भाई वगैरह भी नहीं है, पापा थे मेरे, तो मेरी डिलीवरी के 1 महीना पहले मेरे पापा की भी डेथ हो चुकी। क्या नाम है पापा का? अब्दुल वहीद कादरी। आतंकवादी विरोधी संगठन ईमान तंजीम के द्वारा बालाघाट जिले में पहली बार युवाओं के लिए सुन्नी यूथ विंग का गठन किया गया है। इस विंग का अध्यक्ष अहफाज पटेल को बनाया गया, जिसका जल्द ही पूरे जिले में विस्तार किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को ईमान तंजीम के प्रदेश संगठन मंत्री हाजी शोएब खान ने पत्रकारों से चर्चा में साझा की। देश में लगातार बढ़ रहे आतंकी विचारों के खिलाफ कार्य कर रहे ईमान तंजीम के द्वारा अब सुन्नी यूथ विंग का गठन कर ऐसे विचारों को परास्त करने का प्रयास किया जाएगा। यह बात मंगलवार को ईमान तंजीम के प्रदेश संगठन मंत्री हाजी शोएब खान ने सुन्नी यूथ विंग के गठन पर आयोजित वार्ता में पत्रकारों से साझा की। उन्होंने कहा कि आतंकवादी विचारधारा को यदि नष्ट करना है तो सूफीवाद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। यह एक ऐसी विचारधारा है जिससे युवाओं को आतंकी विचारधाराओं के संपर्क में आने से रोका जा सकता है। जनाब अहफाज पटेल साहब को सुन्नी यूथ विंग का जिले का अध्यक्ष बनाया गया, और सुन्नी यूथ विंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो नौजवानों को राष्ट्र की विचारधारा से जोड़ना और देश के अंदर बढ़ रहे जो आतंकवाद इसको ख़त्म करने के लिए सुन्नी यूथ विंग हिंदुस्तान के सारे ज़िलों में काम कर रही है। उसी की उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालाघाट ज़िले में भी हमने सुन्नी यूथ विंग का जो ज़िले का अध्यक्ष है जनाब अहफाज पटेल साहब को बनाया है, और इसकी जिम्मेदारी उनकी है। चूँकि ईमान तंजीम जो है पूरे देश के अंदर हमारा राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी संगठन है, और हमने इसमें देखा कि आतंकवाद को अगर इस देश से ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी विचारधारा को ख़त्म करना पड़ेगा। और आज पूरे देश के अंदर जो आतंकवाद की विचारधारा है या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि मीडिया के ज़रिए और महानगरों से और सारी जगहों से जो समाचार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी विचारधाराएं नौजवानों को जोड़ने में सक्रिय हैं।
इसीलिए सुन्नी यूथ विंग का सबसे बेसिक काम यही रहेगा कि नौजवानों को इस विचारधारा से रोकना, साथ ही नौजवानों की शिक्षा, उनके रोजगार और राष्ट्र हित में काम करना, और पूरे नौजवानों को, खासकर जो सूफीवाद के विचारधारा के जो लोग हैं, उनको राष्ट्र की विचारधारा से जोड़ करके उसमें सहभागी बनना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने जनाब अहफाज पटेल साहब को इस जिले का अध्यक्ष बनाया है। हमारी ईमान तंजीम की और भी शाखाएं हैं, जो अहले सुन्नत वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल है, जो पूरे देश के अंदर काम कर रही है। इसी के साथ आगामी समय में हम लोग सुन्नी महिला विंग भी बनाएंगे, जो महिलाओं की समस्याओं को लेकर के मतलब घर घर दस्तक देंगी और उनको जागरूक करने का काम करेगी, जो आगामी हमारा कार्यक्रम है। हाजी शोएब खान ने बताया कि आतंकवाद को खत्म करना है तो उसकी विचारधारा को पहले खत्म करना होगा। नौजवानों के माध्यम से ऐसी अमानवतावादी विचारधारा के खिलाफ एकजुट करने के लिए ही सुन्नी यूथ विंग का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में सुन्नी यूथ विंग के अध्यक्ष अहफाज पटेल लगातार सूफीवाद को लेकर कार्य करेंगे, जिसमें जिले भर के युवाओं को जोड़ा जाएगा। सुन्नी यूथ विंग के अध्यक्ष बने अहफाज पटेल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि जिले का युवा सूफीवाद को समझे और उसके बताए मार्ग का अनुसरण कर अपने आप की सुरक्षा करे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के साथ उनके द्वारा सामाजिक स्तर पर कार्य करते हुए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। और कोशिश ये करूँगा कि समाज सेवा और देश हित में काम करने की। समाज सेवा में ये है कि पहला उद्देश्य हमारा ये है कि पर्यावरण पे काम करना है हमको। दूसरा, हर महीने की गुरुवार के दिन हर जिले के पूरे कब्रिस्तान में हम दरूद खानी करेंगे और जितनी कोशिश हो सके हमारे समाज को जो बदनाम किया गया है आतंकवाद के खिलाफ, उसका हमको जवाब देना है। यह मुसलमान आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद का कोई नाम ही नहीं होता, मुसलमान आतंकवाद नहीं हो सकता। हम सूफीवाद है, हम बुजुर्गों को मानने वाले लोग हैं और सच्चे दिल से मानते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि हर धर्म के लोग हमारे हमसे जुड़ के एकता का मिसाल देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अहले सुन्नत वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल के राष्ट्रीय संरक्षक हाजी अब्दुल हबीब ने भी ईमान तंजीम के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर ईमान तंजीम के साथ सुन्नी यूथ विंग के युवा पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले ईमान तंजीम इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ नूरी, इसका गठन हुआ। उस पर हम लोगों ने वर्क किया कि सुन्नी मुसलमान जो है दरगाहों के मानने वाला है, और दरगाहों में आपने देखा है कि हर धर्म का आदमी आता है, रोता हुआ और हंसता हुआ वहाँ से जाता है। वहाँ किसी धर्म की कैद नहीं है, हम उनके मानने वाले हैं। और ये संस्था जो हमारी है, ये ख्वाजा साहब के दरवाजे से बनी है और ख्वाजाही की मुहिम पे हम चल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जो सुन्नी मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, सुन्नी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उसको रोकना और उनकी मदद करना। हमारी मोदी जी से मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी हमने उनको यही बताया कि आतंकवाद क्या है और आतंकवाद में है कौन और कौन कर रहा है। हमारी काफ़ी देर तक उनसे चर्चा हुई और उसमें मोदी जी ने एक्सेप्ट किया कि भाई आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम इसी रास्ते पे हम कदम बढ़ाते हैं और इसकी हम छानबीन करते हैं। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को ग्राम पंचायत के उप सरपंच और पंचों ने जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर मामले से जुड़े दोषियों पर कार्यवाही नहीं होगी तो पंचायत के सामने भूख हड़ताल की जाएगी। ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आ रही है, लेकिन इन मामलों में जांच के बाद भी दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, जिससे शिकायतकर्ताओं का शासन प्रशासन से विश्वास उठने लगा है। मंगलवार को ग्राम पंचायत सिंगोड़ी के उप सरपंच और पंचों ने भ्रष्टाचार को लेकर लगातार 11वीं बार प्रशासन से शिकायत की। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही नहीं होने पर जल्द ही भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। बताया गया कि ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में सड़क, मेड़बंधान, तालाब एवं अन्य विकास कार्यों में फर्जी तरीके से राशि निकालकर शासन के रुपयों का दुरुपयोग किया गया। इसे लेकर शिकायत के बाद रिकवरी के आदेश भी हुए हैं,
लेकिन आज तक प्रशासन ने भ्रष्टाचार में लिप्त सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। हम 10 बार शिकायत लगा चुके हैं इसके लिए कि हमारी जांच ही आती नहीं हो रही है, सही जांच ही नहीं कर रहे, क्योंकि मालूम है इसमें नेता लोगों के भी हाथ रहते हैं, वो दबाते थे और कर्मचारी भी। किस प्रकार की जांच? जैसे हमने शिकायत लगाए थे पिछली बार की, महिला मजदूर के नाम पे जैसे फर्जी हाजिरी लगा करके पैसा निकाल लिए। फिर उसमें एक शिक्षक महिला थी शीला भोजलाल, वो होटल गाँव में पद पे थी उस समय स्कूल में, और उसके नाम पे भी राशि निकाल ली इनने। दूसरे में फिर क्या कहते हैं अपना शिव मंदिर के नाम से पैसा ही नहीं आया, लेकिन स्कूल के नाम से पैसा आया था, शासकीय नवीन माध्यमिक शाला के नाम से क्रीड़ांगन के वो पैसे को लाके इधर तालाब में काम करे, इसमें समतलीकरण शिव मंदिर का कर डाली इनने। कहाँ का मामला है ये सिंगोड़ी पंचायत। कितने बार शिकायत कर चुके हैं? 10 बार शिकायत कर चुके हैं। बताया गया कि समतलीकरण के नाम पर स्वीकृत 4.25 लाख रुपए निकाल लिए गए, लेकिन स्कूल के खेल प्रांगण में कोई कार्य नहीं किया गया। इसी तरह पंचायत की निविदा में भी मनमानी पूर्वक फर्जी बिल लगाकर ठेकेदारों के माध्यम से लाखों रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया है। उप सरपंच नरेश जहरवाल एवं पंच ओम प्रकाश ने इस पूरे मामले में अविलंब कार्यवाही की मांग शासन प्रशासन से की है। जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में बच्चों को नाव के सहारे नदी पार कर स्कूल पहुंचने की मजबूरी है। पिछले कई वर्षों से जारी इस समस्या को लेकर विधायकों से लेकर मंत्रियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन हालातों में कोई सुधार नहीं आया। लिहाजा एक बार फिर स्कूल की छात्र छात्राओं ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत कराया। उफनती नदी पार कर स्कूल पहुंचना छात्र छात्राओं की नियति बन गई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि नाव में सवार कई बच्चों को तैरना तक नहीं आता, फिर भी शिक्षा के माध्यम से भविष्य सुधारने के लिए आतुर ये मासूम बच्चे उफनती नदी पार करने मजबूर हैं। मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे इन स्कूली बच्चों ने कुछ ऐसी व्यथा प्रशासन को सुनाई, जिसके बाद बच्चों को आश्वस्त तो किया गया, लेकिन उम्मीदों के पूरा होने की संभावना कम ही दिख रही है। बच्चों ने बताया कि वे परसवाड़ा क्षेत्र के कटंगी ग्राम पंचायत के अंतर्गत निवास करते हैं। उन्हें पिछले कई वर्षों से नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन आज तक इस दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाए गए, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। यहाँ पर ग्राम बोरी और परसवाड़ा जो घिसरी नदी घाट पर है, पुल निर्माण बनाना है यहाँ पर। इसके पहले भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन क्या है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो हम चाहते हैं कि 200 से 250 बच्चे जो है बोरी और कटंगी के जो छात्र छात्रा हैं वो लिंगा स्कूल में पढ़ने आते हैं, और बारिश की वजह से 2 महीने में बारिश में वहाँ पानी भरा रहता है। पानी भरे रहने के कारण बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते, और स्कूल कभी जाना है उनको तो छाती भर पानी भरा रहता है, तो उसमें पूरे बच्चे लोग गीले हो जाते हैं। गीले होने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर वो स्कूल में पढ़ाई करे या फिर अपनी तबीयत को सुधारे। तो इस स्थिति में हम चाहते हैं कि वहाँ पर पुलिया बनना चाहिए। बताया गया कि बोरी एवं कटंगी के अधिकांश बच्चे हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई करने लिंगा पहुँचते हैं। इस दौरान घिसरी नदी में बाढ़ आने के बाद कई बार तो वे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कई दिनों तक नदी में बाढ़ होने के कारण मजबूरी में उन्हें नाव से नदी पार कर स्कूल पहुंचना पड़ता है। छात्र छात्राओं ने शिकायत करते हुए क्षेत्र में अविलंब पुल निर्माण किए जाने की मांग की है। स्कूली बच्चों ने बताया कि कई बार पानी से भीगने के कारण उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, साथ ही उन्हें गीले कपड़ों में ही स्कूल पहुंचकर पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में यदि क्षेत्र में पुल निर्माण नहीं होता है तो कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अभी परसों की बात है कि ये 2 बच्चे स्कूल से आते आते छाती भर पानी से बह रहे थे, जिसको 2 बच्चों ने आकर के बचाया है, जिसकी फ़ोटो का भी मेरे पास में है। और क्या है कि हम लोग पिछले साल भी 2016 में संसद बैठक जो 3 दिन की होती वहाँ भी दिए। उसके बाद में 8 दिन के बाद में 2-4 लोग आए, बोले यहाँ से पुलिया बनेगा, गिनगान के गए, बोले बारिश के बाद में पुल चालू हो जाएगा। बारिश से दूसरी बारिश आ गई थी कि पुलिया। लगभग कितने साल से समस्या सर ये तो 15-20 साल से हम लोग दे रहे हैं। जय भोले शिव मंदिर में मंगलवार को सावन मास के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों के साथ ही सैकड़ों लोगों ने भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। नगर के गुजरी बाजार में स्थित जय भोले मंदिर में प्रतिवर्षानुसार सावन मास के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन हुआ। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चले इस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बताया गया कि गुजरी बाजार में स्थित जय भोले मंदिर का निर्माण आज से करीब 36 वर्ष पहले सिंधी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के द्वारा किया गया था।
तब से लेकर आज तक इस मंदिर में हर साल सावन मास पर विशेष पूजा अर्चना के साथ महाप्रसादी का वितरण होता है। सावन मास के हर साल तीसरा जो सावन आता है भोलेनाथ का सोमवार का मंगलवार को अपन लंगर का प्रोग्राम करते हैं और अपना जो भी है जो भी भाई संत जो भी बाहर के आते हैं सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री कच्छ गुर्जर महिला मंडल के द्वारा मंगलवार को समाजवाड़ी भवन में श्री पंचमुखी हनुमान रामायण मंडली के माध्यम से संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। सावन मास में लगातार धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। इसी बीच नगर के समाजवाड़ी भवन में सोमवार को रुद्राभिषेक पूजन के बाद आज संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन हुआ, जिसमें कच्छ गुर्जर गुजराती महिला मंडल विदर्भ प्रादेशिक अध्यक्ष मीनाबेन, नम्रताबेन, दीपिकाबेन टांक, जूहिताबेन परमार, दुर्गाबेन राठौड़ के सानिध्य में सुंदरकांड का समापन हुआ। बताया गया कि पंडित दिनेश तिवारी के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कराने के बाद रामायण सुंदरकांड की बयार चली, जिसमें गुजराती समाज के सभी वरिष्ठ जनों एवं महिला मंडल के सदस्यों ने धार्मिक वातावरण में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। लालबर्रा क्षेत्र के टोंडिया नाला गायत्री मंदिर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को ठोकर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला को गंभीर रूप से घायल होने पर जिला अस्पताल से नागपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार दोनों महिलाएं लालबर्रा क्षेत्र के नीलजी के निवासी हैं। यह महिलाएं वारासिवनी चंदौरी मार्ग पर स्थित रूसिया पेट्रोल पंप में काम करने के बाद वापस घर लौट रही थीं। इसी बीच टोंडिया नाला गायत्री मंदिर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि स्कूटी चालक शबाना अंजुम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गीता कतिया को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे नागपुर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतिका शबाना अंजुम भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता भी रही है। वह पिछले कुछ वर्षों से रूसिया पेट्रोल पंप में कार्य कर रही थी। सोमवार की रात्रि में 10 बजे करीब जैसे ही यह हादसा हुआ, कुछ लोगों ने ट्रक को रोककर उसके चालक को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण जांच में लिया है। एसएम देव मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत बैहर थाना अंतर्गत गोहारा निवासी यशवंत सोनी को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसका उपचार प्रारंभ है। घायल यशवंत सोनी की माने तो वह एसएम देव मेडिकल कॉलेज में फीस पटाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था। उकवा समनापुर के पास वाहन क्रमांक MP50C0800 के चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे घायल हालत में उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि युवक के पैरों में गंभीर चोटें आई है। वारासिवनी थाना पुलिस ने रविवार रात्रि चोरी की योजना बनाते 2 युवकों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से मोबाइल, ATM सहित नकदी 2400 रुपये जब्त किए हैं, जिन्हें सोमवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मामले के संबंध में थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक ग्राम कायदी के जंगल में चोरी करने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस दौरान उन्होंने ग्रामवारा निवासी जगलाल घनश्याम ठाकरे के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने बालाघाट गायखुरी वार्ड नंबर 33 निवासी नीलेश चौधरी, हुलेश वरकड़े को गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 लोग हैं, नीलेश चौधरी और उसका साथी हुलेश वरकड़े। ये दोनों जो है चोरी की योजना बनाते हुए चोरी के औजार लिए हुए। इनको जो है कायदी काली मंदिर के पीछे जो थोड़ा जंगल है, घनी झाड़ियाँ हैं, वहाँ से जो पकड़ा गया है। और इन दोनों से जब पूछताछ की गई है तो थाना क्षेत्र में जो पुरानी भी नकबजनी हुई थी वो इनने वारदात में करना कबूल किया है। और उस चोरी में मोबाइल और ATM कार्ड और पैसे जो थे वो इनसे बरामद हुए हैं। और इसके अलावा इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड थाना तरोड़ी का है और ये पहले जो है भरवेली थाना क्षेत्र में भी इनके द्वारा चोरी की गई है। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सोमवार को वारासिवनी ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप मिश्रा एवं वारासिवनी नगर पालिका के अध्यक्ष विवेक पटेल के नेतृत्व में रेलवे की समस्याओं को लेकर 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन रेल महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम से स्टेशन मास्टर वारासिवनी को सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पदाधिकारियों ने स्टेशन मास्टर को बताया कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस में गोंदिया से नागपुर व नागपुर से गोंदिया आने जाने के समय कोच क्रमांक 2 से 7 तक आरक्षित कोटे में दी जा रही छूट को बरकरार रखी जाए। कटंगी से रायपुर तक सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जाए।
बालाघाट से नागपुर सीधी रेल सेवा तत्काल प्रारंभ करें। कटंगी बालाघाट गोंदिया के मध्य चल रही डेमो ट्रेन के फेरे बढ़ाएं और कटंगी तिरोड़ी अमान परिवर्तन कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ की जाए। उसमें गोंदिया से हमारे वारासुनी, कटंगी, बालाघाट के आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो स्वास्थ्य सुविधा या अन्य दृष्टि से नागपुर आवागमन करते हैं, उनको जनरल उसमें कोच 2 से लेकर 7 तक के डिब्बे में अनारक्षित श्रेणी में बैठकर उसका वर्षों से आना जाना करते थे, किंतु रेल प्रशासन के द्वारा भी हाल ही में एक तुगलकी फरमान जारी करके जो अनारक्षित श्रेणी थी उसको समाप्त करने का जो प्रयास किया गया है, उसको पुनः आरक्षित कोटे में दी जा रही सुविधा को बरकरार रखने की प्रमुख मांग है। उसके साथ ही साथ कटंगी से रायपुर तक सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जाए, बालाघाट से नागपुर सीधी रेल सेवा तत्काल प्रारंभ की जाए, कटंगी बालाघाट गोंदिया के मध्य चल रही डेमो ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाएँ एवं जो हाल ही में हमारे कटंगी से तिरोड़ी रेलवे लाइन जो 12 किलोमीटर का रेलवे लाइन है जो काफ़ी लंबे अरसे से निर्माण कार्य उसका जो अवरुद्ध पड़ा है, हम इस ज्ञापन के माध्यम से यही मांग करते हैं कि कटंगी तिरोड़ी अमान परिवर्तन का कार्य जो अतिशीघ्र प्रारंभ कराया जाए। ये 5 सूत्री मांगों का जो ज्ञापन है हमारे नौजवान युवा साथियों के द्वारा आज भारतीय संघर्ष समिति वाराणसी निवेदन तले सौंपा गया है। इसी तरह विवेक पटेल ने भी मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन ने महाराष्ट्र एक्सप्रेस में गोंदिया से नागपुर के समय आरक्षित कोटे में दी जा रही छूट को हटा दिया, जिसके चलते यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले से कई मरीज मजदूर तबके के लोग रोजाना ही इस ट्रेन के माध्यम से नागपुर पहुंचते थे, लेकिन रेलवे प्रशासन के इस नियम के चलते अब उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी जनता की मांगों के लेकर आंदोलन करती है, मांग करती है। आज उसी तर्ज में हमारे शहर के लोग, हमारे जिले के लोग को अधिकांश लोग हमारे से नागपुर अप डाउन करते हैं। नागपुर महाराष्ट्र जो एक्सप्रेस चलती है नागपुर से, उसमें कई दिनों से सुविधा थी S2 से लेकर S7 तक, उसमें स्लीपर की जनरल की टिकट लेकर स्लीपर की कोच में लोग बैठे सकते थे। अधिकांश हमारे छात्र छात्राएं जो डेली अप डाउन करते हैं, चाहे पढ़ाई करने नागपुर जाएँ, चाहे बिजनेस के क्षेत्र काम में जाएँ या स्वास्थ्य संबंधी काम में जाएँ, उन्हें छूट थी। वैसे जनरल की बहुत कम बुकिंग रहती है, बहुत भीड़ रहती है, उसमें कई सालों से छूट थी। अचानक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निर्णय लिया कि जो महाराष्ट्र कोच के स्लीपर में जो बैठे थे जनरल टिकट के उन्हें बंद कर दिया। तो उसी मांग को, जनता की मांग को लेकर हम इसी तरह आज फिर हम यहाँ स्टेशन मास्टर के समझ पहुँचे थे। इनके माध्यम से हमने अपना ज्ञापन दिया है कि पुनः सुविधाएं जनहित में और जनता हित में चालू की जाए। इसलिए हम सभी लोग, कांग्रेस के लोग बड़ी समिति के तहत यहाँ पहुँचे थे अपनी मांग को लेकर। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष विक्की पटेल, विनय सुराना, शुभम रनगीरे, पीयूष मिश्रा, राहिल खान, अंकित फूलबांधे, चिंटू बुर्डे, राजेश बोकड़े, अभिषेक चन्ने, दीपक नेवारे, दिनेश धार्मिक, अनिल गौतम, हर्ष जैन सहित अन्य उपस्थित थे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरकार द्वारा भेजी गई हजारों क्विंटल प्याज में अधिकारियों ने किया भ्रष्टाचार। बालाघाट पहुंचने से पहले ही गायब हो गई थी रेल की बोगियों से भरी प्याज। गरीबों तक पहुंचाने के नाम पर भी हुआ है प्याज में बड़ा खेल। व्यापारियों से साठगांठ कर नीलामी का किया गया लंबे समय तक इंतजार। हजारों क्विंटल प्याज बारिश से सड़ने के कारण हो गई बर्बाद। गंभीर बीमारियों के नाम पर राज्य बीमारी सहायता कोष में किया गया लाखों का भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ लिपिक ने 158 प्रकरणों में गलत एस्टीमेट बनाकर निकाले हैं लाखों रुपये। बसपा नेता की शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच में पाया दोषी। अब FIR दर्ज करने की उठी मांग। और राइस मिलर्सों के द्वारा जमा अमानक चावल के लॉट पास करने पर नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक निलंबित। राज्य आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक नरवाल ने की कार्यवाही। विदिशा और अशोकनगर जिले में भेजे गए चावल की गुणवत्ता के बाद ही सुर्खियों में आया था मामला। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।